Good morning. Myself Ramanand Kuldeep, Associate Professor दर्शन शास्त्र विषय, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम सांख्य दर्शन पर बात कर रहे थे और पिछले 2-3 क्लासेस से हमारा जो चर्चा का विषय था वो था सांख्य द्वारा प्रतिपादित सृष्टि की विकास प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसे हमने उद्विकास का सिद्धांत भी कहा और जिसे हमने सर्ग की प्रक्रिया भी कहा। सर्ग का अर्थ भी यहाँ पर सृष्टि की विकास प्रक्रिया है। बहुत सारी बातें जानी कि दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। दोनों के संयोग से प्रकृति जो अव्यक्त अवस्था में है, जिसको हमने 3 गुणों की साम्य अवस्था कहा, उससे वह व्यक्त अवस्था में आ जाती है। और सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति होती है, तत्पश्चात महत्व भी, जिसे बुद्धि कहा गया, वह कारण का कार्य करता है और पुनः वह एक और तत्व अहंकार को उत्पन्न करता है। फिर अहंकार के त्रिविध रूप थे, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामस अहंकार, जिसमें सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन की उत्पत्ति बताई गई थी और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति की बात हुई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं और इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ये हमने बात की। और यहाँ हमने बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि के स्वरूप को भी समझने का प्रयास किया। 5 महाभूतों की उत्पत्ति की जो विकास प्रक्रिया है, जिसमें हमने बात की थी कि सर्वप्रथम शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है और शब्द में जब स्पर्श मिलता है तो वायु की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श और रस मिलता है तो जल, शब्द, स्पर्श और रूप मिलता है तो शब्द, स्पर्श और रूप मिलता है तो अग्नि, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध मिलते हैं तो फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ऐसी अपने बात की थी और ये समझाने का प्रयास किया था कि 5 महाभूतों की उत्पत्ति तक सांख्य दर्शन ने प्रक्रिया को समझाया है। उसके आगे इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इन 5 महाभूतों के बाद असंख्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। जो विविधतापूर्ण जगत हमें इस संसार में जो हमारी दृष्टि के सामने दिखाई देता है, उसके प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति का जिक्र संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे और अनेक संख्या में हैं। 5 महाभूतों तक जो है वो सांख्य में प्रतिपादित किया गया है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रकृति परिणामवाद भी कहते हैं। प्रकृति परिणामवाद यानी जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकृति परिणामवाद की क्या विशेषताएं हैं, हम संक्षेप में इस पर भी बात करेंगे। तो नंबर 1 कि इस प्रकृति परिणामवाद में तत्वों का परिणाम होता है, यानी यह प्रक्रिया केवल तत्वों के विकास को दिखाती है। और कुल कितने तत्व हैं? कुल तो 25 हैं और उत्पन्न कितने हैं? 23। प्रकृति और पुरुष को छोड़ देने के बाद बुद्धि से लेकर 5 महाभूतों तक, बुद्धि यानी महत, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, इन 23 तत्वों की उत्पत्ति का जिक्र इस सिद्धांत में किया गया है। और जितने भी इस सृष्टि में जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक तत्व दिखाई देते हैं वो सब प्रकृति के विकार हैं। महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के ही विकार हैं।
यानी यहाँ एक खास बात क्या है कि महत, अहंकार, इंद्रियां, इनको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। आध्यात्मिकता से यहाँ अर्थ वो आध्यात्मिकता नहीं है जो धार्मिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, यहाँ हम तात्विक दृष्टि से बात कर रहे हैं। और इस विकास प्रक्रिया में सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकास हम चलते हैं। यानी इस प्रकृति परिणाम में क्या होता है कि प्रकृति सूक्ष्म है तब तक जब तक वो अव्यक्त रहती है। अव्यक्त का अर्थ है कि जब तक उससे कोई उत्पत्ति नहीं होती, और जब उत्पत्ति होती है तो प्रकृति अपना सूक्ष्म रूप छोड़ के स्थूल रूप में आती है। तो यह जो विकास की प्रक्रिया है यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने की प्रक्रिया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और एक और विचित्र और बड़ी मजेदार बात है वो ये है कि इस प्रक्रिया में लय भी निहित है। लय या प्रलय कह लीजिए। प्रलय शब्द तो हम इसलिए उपयोग में मेरे ख्याल से लेना ठीक नहीं है क्योंकि प्रलय एक अलग मानसिक अवस्था में ला देता है। यह लय शब्द ही ज़्यादा ठीक है कि जिस क्रम से तत्व उत्पन्न हुए हैं उसी क्रम में पुनः वो प्रकृति में विलीन होंगे, ये लय कहलाता है। यानी एक है उत्पत्ति और एक है लय। उत्पन्न होने का मतलब है प्रकृति का अव्यक्त से व्यक्त होना, और लय का अर्थ है इसी पुनः व्यक्त से अव्यक्त में विलीन हो जाना। तो ये सांख्य द्वारा प्रकृति परिणामवाद की कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर दी जो सांख्य के इस सिद्धांत में निकल कर आती है। अब सांख्य के अनुसार यदि हम एक प्रश्न उठाएं कि ये सृष्टि होती क्यों है, सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ क्यों होती है, क्योंकि सांख्य दर्शन जो 25 तत्व स्वीकार करके चल रहा है उसमें से एक तत्व जो पुरुष है वो केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा है, शुद्ध दृष्टा। जैसे कोई पिक्चर चल रही होती है तो उस पिक्चर में हम यानी दर्शक जो है वो केवल साक्षी है, दृष्टा है, वो उसमें अभिनय करने वाला पात्र नहीं है। तो सांख्य के अनुसार भी पुरुष नामक जो तत्व है वो केवल साक्षी मात्र है, कर्तापन की दृष्टि से वह बिल्कुल निर्लिप्त है। यानी वो कर्ता का भाव उसमें नहीं है, ना वो वास्तविक कर्ता है। तो फिर सृष्टि क्यों होती है? प्रकृति एकमात्र अपना रूप इस असंग पुरुष को दिखाने के लिए तथा इस पुरुष को कैवल्य प्राप्त कराने के लिए संपर्क करती है, और इसी संपर्क के कारण सृष्टि की विकास प्रक्रिया होती है। यानी शुरू में सांख्य ने भी एक प्रश्न, सांख्य की जो प्रारंभ की थी हमने चर्चा, तो प्रश्न पूछ सांख्य दर्शन का प्रयोजन क्या है? तो प्रकृति का भोग और पुरुष का मोक्ष, अपवर्ग, ये सांख्य में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सृष्टि बनती है पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो इसका क्या मकसद है? तो प्रकृति अपना इस निर्लिप्त पुरुष को अपना रूप दिखाना चाहती है। लेकिन याद रखिए, मैं यहाँ पर ये आग्रह करूँगा कि इस रूप दिखाने की प्रक्रिया में ही पुरुष जो मुक्त है वो बंधन में पड़ जाता है। अब बंधन में पड़ गया तो उसके जीवन का उद्देश्य जो है वो है मोक्ष। तो ये प्रकृति और पुरुष जो है बिल्कुल अंधे और पंगु की तरह, पंगु और अंधे यानी एक व्यक्ति लंगड़ा है और एक अंधा है, दोनों मिलकर जैसे किसी लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं, उसी तरह से प्रकृति और पुरुष भी मिलकर अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं। मैं इस उदाहरण को थोड़ा विस्तार से समझा दूं कि जैसे जंगल में आग लगी है और एक अंधा पुरुष और एक लंगड़ा पुरुष जंगल में फंसे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोग के बिना जंगल पार नहीं कर सकते, क्योंकि अंधे को दिखाई नहीं देता और लंगड़ा चल नहीं सकता। लेकिन यदि दोनों साथ हो जाएं, लंगड़ा
अंधे का सहयोग ले तो वो चल पाएगा, देख, और अंधा लंगड़े का सहयोग ले तो वो देख पाएगा। तो जिस प्रकार से दोनों मिलकर अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाने में समर्थ होते हैं, वैसे ही पुरुष और प्रकृति भी मिलकर सृष्टि की विकास प्रक्रिया को अंजाम देने में समर्थ होते हैं। यद्यपि पुरुष स्वभाव से अकर्ता असंग है, परंतु अनादि अविद्याजनित वासना और संस्कार के कारण, ये देखिए बड़ी मजेदार चीज दी है कि आत्मा जब जिसे हम पुरुष कह रहे हैं सांख्य में, स्वरूप से कैसा है? सभी भारतीय दार्शनिक मानकर चलते हैं कि आत्मा स्वरूप से मुक्त है, अकर्ता है, साक्षी है, शुद्ध है, ज्ञाता है। परंतु अविद्या अज्ञान अनादिकाल से पुरुष को जकड़े हुए है। अनादि अविद्या जनित संस्कार वासना ये प्रकृति जन्य कार्यों का कर्ता अपने को मानने लगता है। इनके कारण, यानी ये अज्ञान में पड़ा हुआ पुरुष कब से अज्ञान में पड़ा हुआ है ये कहना, इसके लिए यहाँ पर ये कहा गया अनादिकाल से, और परिणाम स्वरूप वो जन्म मरण की यातना भोगता है। इसी अविद्या के कारण अपने को कर्ता कहने वाला पुरुष कर्मफल संचित करता जाता है। दृष्ट अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब है कि अदृश्य रूप से उसके कर्मों के फल संचित होते रहते हैं और उसको बार बार जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ता है, जिस कारण पुरुष पुनः पुनः जन्म ग्रहण करता है, बंधन और दुख में पड़ता है। यानी जो संस्कार उसने इकट्ठे कर लिए, कर्म फल जो उसने इकट्ठे कर लिए, उसके कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार बंधन में पड़ना पड़ेगा। और इस बंधन से मुक्ति पुरुष को तभी हो सकती है जब वह व्यक्त और अव्यक्त का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करे, और साथ ही ये भी ज्ञान प्राप्त करे कि प्रकृति के जो ये दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, पुरुष का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वह इनसे निर्लिप्त है, अलग है, असंग है। तो प्रकृति के दोनों रूपों को पहचाने और साथ ही अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं इस प्रकृति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि इसे परिणामवाद कहा गया, जिसका अर्थ है अव्यक्त का व्यक्त होना, एकता का अनेकता में बदलना। इसमें विशेषता यह है कि प्रगतिवाद के साथ साथ पतनवाद भी दिखाया गया। विकास का अर्थ उन्नति व अवनति दोनों। उन्नति का मतलब है कि प्रकृति सृष्टि के रूप में बदलती है, और अवनति होती है पुरुष की, बंधन में पड़ता है वो। और ये जो विकास है, सृष्टि की विकास प्रक्रिया है, यह निष्प्रयोजन नहीं है, यह सप्रयोजन है। कई जगह कई दार्शनिकों ने इस विकास प्रक्रिया को निष्प्रयोजन माना है, लेकिन सांख्य में इसको सप्रयोजन माना गया। यह सांख्य दर्शन की एक और विशिष्टता है। तो मैं सोचता हूँ पिछले 4-5 लगातार जो वीडियो हमने सांख्य द्वारा प्रतिपादित उद्विकास के सिद्धांत पर, सृष्टि की विकास प्रक्रिया पर बात की है, उनको आप कंटिन्यूस देखेंगे तो ये आपको बात अवश्य समझ में आएगी। अगली चर्चा में हम कोई अगला नया टॉपिक लेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।